न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स और मॉकिंगबर्ड खासकर एक बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुकी है। यानी कि वो सीधा आईसीयू के अंदर पहुंच चुकी है जहाँ पे उसका ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज के मुताबिक उसके बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। वहीं से अगर हम अपनी पास्ट की एवेंजर्स 1959 की स्टोरी के ऊपर शिफ्ट हो तो हमने देखा कि किस तरीके से निक फ्यूरी ने 1959 के अंदर सबसे पहली एवेंजर्स की टीम को बनाया था यूएस के प्रेसिडेंट के कहने के मुताबिक, और उसके अंदर सिल्वर सैबल, क्रेवन द हंटर, नमूरा और इस तरह दूसरे पुराने ज़माने के हीरोज़ को मिला के वो यहाँ पे रेड हल्क से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे उनका सामना किसी और से नहीं बल्कि रेड हल्क के बनाए हुए कैप्टन अमेरिका से होता है। तो अब आगे कहानी की स्टार्ट हमारे पास दोबारा रोड आइलैंड के हॉस्पिटल से होती है, जहां हम देखते हैं कि सारे के सारे डॉक्टर्स इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद हैं और यहां पे सारे के सारे डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके हैं इसकी पूरी की पूरी हालत को देखते हुए, और वो आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इसके पास कोई सुपर पावर्स वगैरह नहीं है, क्या ये कोई म्यूटेंट नहीं है जो कि तुरंत हील कर जाए और हमें कम से कम काम करना पड़े। तो डॉक्टर्स बता देंगे नहीं सर, हमें बिल्कुल यही बताया गया है बस कि ये एक नॉर्मल पर्सन है जो कि एवेंजर्स के अंदर काम करती थी, इसके पास कोई खास एबिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। तो वहीं से जो सर्जन होता है वो कहता है लगता तो ऐसा ही है कि आज मेरा सबसे खतरनाक किस्म का केस मेरे सामने आ गया है और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि शायद हम आज एक एवेंजर को खोने वाले हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे सारी की सारी एवेंजर्स की टीम बाहर खड़ी होती है और क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई अपनी वाइफ को देख रहा होता है बाहर खड़े हुए देखता हुआ, और वहीं से कैरल बोलती है कि क्लिंट मैन आई एम सो सॉरी, हमने सारी कोशिशें करी लेकिन न जाने ये कैसे हो गया। तो जैसे ड्रू बोलती है अगर तुम चाहो तो हम लॉबी में जाकर तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं। तो वहीं से क्लिंट बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी सर्जरी के खत्म होने से पहले इस पूरे के पूरे मामले को निपटा दिया जाए। तो वहीं से जेसिका पूछती है कि तुम किस मामले की बात कर रहे हो। तो वहीं से क्लिंट पीछे पलटता है गुस्से में और कहता है मैं सुपीरियर को हासिल करना चाहता हूँ और उसकी पूरी की पूरी हैमर को, ऑल ऑफ इट, इस जो कुछ भी उसके बारे में पता लगाना ही होगा उसको यहाँ पे मॉकिंगबर्ड के होश के अंदर आने से पहले सबको मैं जला के राख कर दूंगा, जो कोई भी इसके पीछे जिम्मेदार है मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको फौरन से ले जाया जाए जेल के अंदर या फिर उसको मार दिया जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ बॉबी की सर्जरी खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। तो वहीं से वो कहती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जेसिका बोलती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो एक लीड के ऊपर काम कर रहा है। तो हॉकाई बोलता है कि सुपीरियर, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और अगले पल हम यहाँ से दोबारा 1959 के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अजीब व गरीब तरह का कैप्टन अमेरिका इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और कुछ देर के लिए निक फ्यूरी और बाकी के जो लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि सच में ये शायद एक कैप्टन अमेरिका है, लेकिन ये कोई कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि रेड स्कल का बनाया हुआ एक तरह का क्लोन समझ सकते हैं जिसने उसकी कॉपी करने के लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर कैप्टन अमेरिका बर्फ के अंदर जमे हुए थे और दुनिया की नज़र में वो मर चुके थे। और हम देखते हैं कि अगले पल वो कैप्टन अमेरिका उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक करते हैं और निक फ्यूरी और बाकी के सारे लोग उनके ऊपर अपनी गोलियों से बरसाना शुरू करते हैं, लेकिन तब जाकर उनको ये बात पता चलती है कि किस तरीके से जो वो कैप्टन अमेरिका है वो इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि वो एक तरह से लिटरली बुलेट प्रूफ है। और ये देख के सबके एकदम होश उड़ जाता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो वहीं से वो कहता है कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मुझे मार नहीं सकते हो। और हम देखते हैं निक फ्यूरी वहाँ पे उसके ऊपर दोबारा से अपनी AK-47 का पूरा वैक्सीन खोल देते हैं और कहते हैं तुम्हें देख के तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। तो कहता है कि मैं एक सुपर सोल्जर हूँ, लेकिन अगले पल निक फ्यूरी अपनी गन को पलटते हुए लेकर आते हैं उसकी तरफ और AK-47 से उसके मुंह पे एक ज़बरदस्त किस्म का ब्लो मारते हैं। इसी के बाद कहानी हमारी हैरिंगटन पुलिस स्टेशन के अंदर शिफ्ट होती है जहाँ पे हैमर के एजेंट जिनको पकड़ के लाया गया था डिटेन करने के लिए उनको ला के बिठाया गया है, और वो जो इसमें से एक एजेंट होती है वो कह रही होती है आई एम एन एजेंट ऑफ हैमर, और इस वक्त आपकी मेरे ऊपर और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है जिसको मैं मानती हूँ, आई डू नॉट एक्नॉलेज योर अथॉरिटी। और यहीं से अगले पल हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, लूक केज, आयरन फिस्ट, वुल्वरीन जो है वो यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनसे बात करने में लगे होते हैं कि उनको बेसिकली यहाँ पे बात करनी ही होगी। तो पुलिस वाला बोलता है कि भाई तुम लोग हो कौन, मुझे तो पता भी नहीं है कि एवेंजर्स की तुम लोग कौन सी टीम से हो। तो कहता है कि भाई मैं लूक केज हूँ, ये डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो कहता है कि हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में तो मैंने सुना है। और केज बताता कि ये जो हमारे साथ दूसरा आदमी खड़ा है ये डैनी रैंड है जिसको आयरन फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ये सारे के सारे लोग यहाँ पे पुलिस वाले से इस बात के बारे में बोल रहे होते हैं कि उनको बेसिकली यहाँ पे इस एजेंट से बात करनी है, इसके जरिए उनको कोई ना कोई लीड मिल सकती है और वो जो है इस पूरे के पूरे सुपीरियर के केस में थोड़ा सा आगे जाके चीज़ों को पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये पुलिस वाला उनको साफ साफ मना कर देता है कि भाई मैं यहाँ पे तुम लोगों को इस तरह बात करने नहीं दे सकता हूँ अपने डिटेनी से, यहाँ पे जब फेडरल लोग आएंगे तो तुम उनसे बात करके भले बात कर लेना, मगर ये मेरे पुलिस स्टेशन में नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक आम आदमी आके हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से लूक कहता है कि देखो टेक्निकली बात की जाए तो हम कोई सिविलियंस नहीं है, हम अवेंजर्स हैं,
हम लोग जो है एवेंजर्स हैं और इस वक्त एवेंजर्स जो है वो कमांडर स्टीव रॉजर्स के कमांड के अंदर चल रही है, जो कि एवेंजर्स इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि कमांडर स्टीव रॉजर्स खुद गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम भी गवर्नमेंट एजेंट्स ही हैं, हम भी गवर्नमेंट के लिए काम ही कर रहे हैं। बस ये बात है कि मैं तुम्हारे रैंक से कुछ 7,000 रैंक ऊपर होऊंगा और क्या ही। तो ये देख के हम देखते हैं कि पुलिस वाला वहाँ पे चुप हो जाता है और अगले पल वुल्वरीन जो है यहाँ पे बेसिकली इंटरोगेशन के लिए आता है। और हम सब इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वुल्वरीन से बेहतर इंटरोगेशन के लिए कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, जो कि सच और झूठ का एक चुटकी में पता लगा लेता है। और वहीं से वुल्वरीन आगे बैठकर कहता है, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुम वुल्वरीन हो, तो तुमने मेरे बारे में सुना है, अच्छी बात है। तो तुमने मेरे बारे में क्या क्या सुना है? तो वो कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में सबको पता है। तो लोगन बोलता है कि मुझे बताओ, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि तुम एक म्यूटेंट हो, तुम एक एक्समैन हो और तुम्हारे पास क्लॉज हैं। तो वहीं से लोगन पूछता है, अच्छा तो तुम्हें मेरे बारे में ये सारी की सारी बातें किसने बताई, और इसके अलावा मेरे बारे में क्या क्या बताया? क्या उन्होंने बताया कि मेरी स्पेशलिटी क्या है? और अगले बार हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे अपने क्लॉक को निकाल के उस टेबल के ऊपर टैप कर रहा होता है। लेकिन इसी तरह हम दोबारा 1959 स्वीडन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर रेड स्कल बेसिकली अपना बोर या बिस्तर बांधते हुए भाग रहा होता है। और हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो वहाँ से भाग सके, अगले पल जो उसका वहाँ पे गार्ड होता है जो कि उसको यहाँ से एस्कॉर्ट करते हुए बाहर निकाल रहा होता है, अचानक उसके ऊपर आके एक स्नाइपर की गोली लगती है और उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पे कैरेवान दी हंटर ने मारी होती है। और कहता है कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतनी बड़ी लाल खोपड़ी को मिस कर दिया, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे रेड स्कल के लोग उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और रेड स्कल जो है वहाँ से बेसिकली दुम दबा के भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि साइबर तूत वहाँ पे आता है और कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तुम्हें मुझसे भी तो मुकाबला करना है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे साइबर तूत उसके सारे के सारे गार्ड्स को अपने नाखूनों से चीर रहा होता है। लेकिन वहीं पे रेड स्कल भी उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से फायर करके उसको गिराने की कोशिश। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे कैरेवान द हंटर अपना अगला शॉट लेता है रेड स्कल को मारने के लिए। लेकिन कैरेवान क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा जवान था, इतना ज्यादा शार्प शूटर नहीं था, तो वो टट्टी शॉट मारते हुए सीधा किसी और को नहीं, यानी अपने ही साथी साइबर तूत को ही उल्टा स्नाइपर की गोली मार के गिरा देता है। और कहता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, विक्टर होश में आने के बाद मुझे जान से मार डालेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि रेड स्कल वहाँ से इन सारे के सारे लोगों से अपनी जान छुटाते हुए सीधा एक सबमरीन के अंदर बैठ के भाग रहा होता है। और ये सीन देख के आपको कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर्स की याद आ जाएगी, जब वहाँ पे एक आदमी इसी तरह सबमरीन के अंदर सुपर सोलर सीरम लेके भागने की कोशिश कर रहा था। और इसी तरह रेड स्कल बताता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारा आज का सुपर सोलर शायद इस पूरी की पूरी बैटल को सर्वाइव न कर सके, लेकिन ये आगे बनने वाले सुपर सोलर में सबसे पहला सुपर सोलर है। अभी तो ऐसे बहुत से आने हैं। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे किले के अंदर एक धमाका होता है और वो पूरा का पूरा कैप्टन अमेरिका जो कि उन्होंने बनाया था वो उड़ता हुआ यहाँ पे आके गिरता है। और रेड स्कल ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे निक फ्यूरी खड़े होते हैं, लेकिन वो फटाफट यहाँ पे अपनी सबमरीन के अंदर बैठकर यहाँ से जाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि निक फ्यूरी की इस टीम के अंदर एक पानी वाला कैरेक्टर भी मौजूद है, जो कि कोई और नहीं बल्कि नमूरा होती है। और नमूरा सीधा वहाँ पे आती है और उसकी पूरी की पूरी सबमरीन के अंदर उसको पंच मार के बर्बाद कर देती है। और अगले पल उस पूरी की पूरी सबमरीन को खींचते हुए अपनी पूरी की पूरी सुपर स्ट्रेंथ की मदद से सीधा सरफेस के ऊपर लेकर आती है और कहती है, हियर यू गो फ्यूरी, इसको मैंने मारा नहीं है लेकिन इस वक्त ये मेरा खून बहुत ज़्यादा खुलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से फ्यूरी बोलता है कि रिलैक्स, सारे का सारा खेल तमाशा खत्म हो चुका है और देखा जाए तो ये सच में रियल रेड स्कल है भी नहीं। हे स्क्रल, गेस व्हाट, यू आर अंडर अरेस्ट। तो वहीं से विक्टर बोलता है, क्या तुम उसको ऐसे ही जीने देने वाले हो? और वहीं से हम देखते हैं कि नमूरा उस ब्रीफकेस को लेकर आती है और कहती है कि सारे के सारे ब्रीफकेस को देख के लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूरी पूछते हैं आखिरकार इस केस के अंदर क्या है स्कल, क्या तुम बताना चाहोगे कि उसके अंदर तुम्हारी कौन सी नई तरकीब है जिसके जरिए तुम हमें हराने की कोशिश करने वाले थे? तो रेड स्कल बोलता है कि मैं तुम्हें इसके लिए जान से मार डालूंगा फ्यूरी, और जो गुनाह तुमने अपनी जिंदगी में किए हैं उसके लिए तो तुम जरूर मारे जाओगे। और अगले पल हम देखते हैं कि निक फ्यूरी उस ब्रीफकेस को खोल के देखते तो हैं, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि आखिरकार उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी। और कहते हैं कि आखिरकार तुमने किया क्या है? तो कहता है कि इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहता है कि तुमने आखिरकार यहाँ पे रह के करना क्या था, तुमने क्या किया है यू बास्टर्ड? तो कहता है कि बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारे सारे के सारे शहर जल के राख हो जाएंगे और तुम उन्हीं के मलबे के नीचे दब के ख़त्म होने वाले हो। तो सैबरतूत बोलता है कि ऐसी बात है सच में? तो वहीं से सिल्वर सैबल बोलता है कि विक्टर, मेरे ख्याल से तुम्हें दूर हो जाना चाहिए। लेकिन अगले वाले हम देखते हैं कि वहीं पे सैबरतूत बेसिकली रेड स्कल की, जो कि असली नहीं बल्कि एक नकली रेड स्कल है, एक तरह का क्लोन है, उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। और फ्यूरी बोलते हैं कि आखिरकार तुमने ये क्या करा है? तो कहता है कि मैंने तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म कर दिया है और तुम इससे ज़्यादा मुझसे चाहते ही क्या हो? तो कहता है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। तो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम चाहो तो मुझे वेलकम कह सकते हो, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सैबरतूत बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रॉब्लम को खत्म करा और तुम्हें मुझसे ही शिकायत है। और अगले पल हम देखते हैं कि सैबरतूत यहाँ से बेसिकली उनको छोड़ के जा रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं कि बेसिकली रेड स्कल की खोपड़ी पड़ी हुई है समंदर के अंदर और लाल कलर का खून बह रहा है।
इसी तरह मैनहट्टन के अंदर शिफ्ट होते हैं आज के दिन, जहां हम देखते हैं कि विक्टोरिया हैंड वापसी अपने एवेंजर्स टावर के अंदर अपने घर में आती है, अपने अपार्टमेंट के अंदर, और अपना फ्रिज खोलते हुए वहां से बियर बॉटल निकालती हुए कहती है कि मेरा सिर्फ यही दोस्त है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे पीछे से कोई आके उसके बालों को पकड़ के उस फ्रिज के अंदर दे मारता है, जिससे वो पूरी की पूरी बोतल टूटती है। और हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि सुपीरिया आती है और कहती है कि हेलो विक्टोरिया हैंड, तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ? नेवर माइंड, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मेरा नाम डॉक्टर डीड्री वेंटवॉर्थ है और सब मुझे जानते हैं सुपीरिया के नाम से। तो विक्टोरिया बोलती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन अपने हाथ मुझसे दूर करो। तो कहती है कि वरना क्या तुम्हारे लिटिल एवेंजर्स बडीज यहाँ पे आएंगे और मुझे हर्ट करने की कोशिश करेंगे? वो एक बार पहले भी ट्राई कर चुके और तुम जानती हो कि वो किस तरीके से काम किया था। तो कहती है कि तुम ही वो जीनियस थी ना जिसने इस पूरे के पूरे मिशन को कंट्रोल करने के बारे में सोचा, और तुम ही थी ना जिसने पूरे के पूरे नए हैमर को बनाने का फैसला करा, वो भी इतने बड़े एक ओपन चैनल के ऊपर। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? स्टीव रॉजर्स की नज़र तुम्हारे ऊपर मौजूद थी, वो हैमर का पीछा उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं था, और तुम ये सब बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खुल के कर रही थी। स्टीव रॉजर्स की नज़र अब हर एक चीज़ के ऊपर है, और ऑफ कोर्स मैंने ही उन सारे के सारे एवेंजर्स को तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो स्टीव रॉजर्स मुझ पर शक करना शुरू कर देते, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से उनके भरोसे को जीता है, और अब उनका सारा का सारा भरोसा वो मुझ पे आ चुका है। तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ और मुझे बताओ कि तुम अब आगे क्या करने वाली हो, क्योंकि अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम उस हैमर को देखो जो कि जिस तरीके से होनी चाहिए, तो उसको बनाने का सिर्फ यही तरीका कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, जीनियस। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे विक्टोरिया हैंड बाकी में इंडीड जो है यहाँ पे सुपीरिया के साथ मिली हुई है, और उसने ये सारी की सारी प्लानिंग करवाई थी, और सुपीरिया उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विक्टोरिया हैंड उससे दोबारा उसका प्लान पूछ रही है और उसमें उसकी वो मदद करना चाह रही है। टू बी कंक्लूडेड।